गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? और मेरे ख्याल से होमवर्क वगैरह हो रहा होगा और अपलोड हो गया होगा सारा कुछ, क्या बोलते हो? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी में एग्जांपल्स काफ़ी सारे देख लिए कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं किसी पॉइंट पे, किसी इंटरवल में, ठीक है ना। और भी ऐसे सवाल आएंगे आपकी शीट में, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी उस चीज़ को सॉल्व कर करके देखते रहना और जैसा सिखाया गया है ट्राई करना कि वैसे ही करें। अब एक तो चीज़ होती है कि कंटिन्यूटी के बारे में कि हम लोग बोलेंगे चेक करना कि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, किस तरह का फंक्शन है, नहीं किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल में। एक हम फिर बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक हम लोग बात क्या करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यू, मतलब जो टाइप्स जो डिसकंटिन्यूटी की हैं क्या क्या हो सकती हैं प्रोबेबली। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस किस तरह की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, फंक्शन को ऑब्जर्व किया होगा कि कभी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा तो एक तो आप लोगों ने मोस्टली क्या देखा होगा कि ऐसा हो सकता है सर कि जो LHL और RHL है वो दोनों बराबर नहीं है। नहीं, अपन ने भी ऑब्जर्व किया होगा, डिसकंटिन्यूटी देखा होगा किसी पॉइंट पे, तो ऐसा देखा होगा, अगर देखा होगा तो ठीक है ना, कि LHL और RHL ही सेम नहीं आ रहा। वी हैड मेनी एग्जांपल्स जिसमें LHL और RHL क्या सेम नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से फंक्शन क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया कि LHL और RHL तो बराबर है, LHL और RHL बराबर है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। LHL RHL सेम आया, मतलब लिमिट क्या किया, एग्जिस्ट। जैसे पहले केस में तो मैंने क्या बोला कि LHL और RHL ही बराबर नहीं आया, तो अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आया तो डेफिनेटली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो होगा। और एक तरह की डिसकंटिन्यूटी हमको समझ में आ गई कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसा भी देखा होगा हमने कि LHL और RHL दोनों बराबर था लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं था, या फिर फंक्शनल वैल्यू वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो उस कारण फंक्शन वहां पे कैसा था, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं था, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि लिमिट x इज अप्रोचिंग a f of x, नहीं, दिस वाज फाइनाइट, दिस एग्जिस्ट, बट इट वाज नॉट इक्वल टू व्हाट, f of a। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा और f of a वाज नॉट डिफाइंड, और f of a वाज नॉट डिफाइंड। दोनों ही सूरत में हम फंक्शन को कैसा बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है ये दोनों अलग अलग है, एक में तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था और दूसरे में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो जो हम अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग मेन जो आधार है, नहीं कार्ड पे मत चले जाना, मेन जो बेसिस है टू डिवाइड द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस ओनली, क्या कि लिमिट एग्जिस्ट करना और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना, लिमिट एग्जिस्ट करना और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना। तो हम लोग आज अपना लेक्चर चालू कर रहे हैं और लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फुल फॉर्म क्लियर होगा, TOD का क्या बोलते हो, टोड, क्या टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल, क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। व्हाट वी से इट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक तो हम लोग इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और ज्यादा एप्रोप्रिएट या ज्यादा पॉपुलर नाम कौन सा है, ज्यादा पॉपुलर नाम कौन सा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दूसरा होगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज द हेडिंग,
which has been classified into two parts. One is discontinuity of the first kind, which is also known as removable discontinuity, and the second is discontinuity of the second kind, and it is also known as what? Non removable discontinuity. मैंने क्या बताया था कि बेसिस क्या है इस क्लासिफिकेशन का कि लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है. इसमें एक दो लाइन हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्या कि हियर limit, here limit x is approaching a fx, नहीं, exist and is finite, नहीं. हेलो लेकिन here limit x is approaching a fx exist and is finite, but it is not equal to, f of a, but it is not equal to f of a, or f of a is not defined. समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. हम लोग बोल रहे हैं क्या कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो पहला टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ, जिसको फर्स्ट काइंड कह रहे हैं हम लोग, और उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कह रहे हैं. इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि लिमिट x इज अप्रोचिंग a fx एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट. मतलब ये जो लिमिट है ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है. ऑफ कोर्स जब एग्जिस्ट करने की बात करेंगे तो एग्जिस्टेंस में ही मैंने आपको सिखाया था कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम लोग बोल रहे हैं वो कैसी वैल्यू हो, फाइनाइट. तो इसका लिखना कि दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये वैसे तो बतला रहा है कि दिस हैज टू बी फाइनाइट, बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा कॉशन लेते हुए बता रहा हूं क्या कि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और क्या है, फाइनाइट. बाकी अगर मैंने एग्जिस्ट लिख दिया है तो बाय डेफिनेशन इसको रिलेट अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, फाइनाइट. समझ में आएगा. अब इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट तो करता है, फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है. तो क्या ऐसे केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? आंसर इज यस. और दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि और एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड. ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है. जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था, मैं इसको इधर प्लॉट कर देता हूं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं, ठीक है. तो लेट अस विजुअलाइज दिस आल्सो. कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं हम? याद आया ये ग्राफ? हम लोगों ने पहली क्लास में कंटिन्यूटी के देखे थे इस तरह का ग्राफ. ये ग्राफ क्या बतला रहा है? ये ग्राफ क्या बतला रहा है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए भी डिफाइंड है, बट दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होने की वजह से फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस. दूसरा ग्राफ, अगर मान लो इसी तरीके से फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इस तरह के फंक्शंस को आप कंटिन्यूअस बोलेंगे? नो, दीज आर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ये किस कैटेगरी में जाएगा? फर्स्ट टाइप काइंड में, सेकंड काइंड में? तो हम लोग बोले फर्स्ट काइंड में, क्योंकि फर्स्ट काइंड का बेसिस क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा. हम पहले फंक्शनल वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम पहले नहीं देख रहे हैं कि फंक्शन वैल्यू डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है. हम पहले क्या देख रहे हैं? हम पहले देख रहे हैं लिमिट. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्ट्रेट अवे दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि वी कैन रिमूव द डिसकंटिन्यूटी. नहीं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी सुन के ऐसा लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि ये उस तरह की डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं. मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर समझ में आ गया कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किनको कहेंगे? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा और फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे. ये कंडीशन तो मैंडेटरी है कि लिमिट तो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग बोलेंगे या तो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं हो, जिसको मैंने इस तरीके से आपको विजुअलाइज भी करा दिया. तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आपको एक बात समझ में आ रही होगी. क्या बात समझ में आ रही होगी? सोचो कि रिमूव कर सकते हैं. तो अब ऐसा सवाल मन में आना बहुत जायज है कि सर
क्या इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि एक फंक्शन दे देगा, डिसकंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे, और फिर पूछ सकता है कि क्या इसकी डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं? तो इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी कर रखा है। याद हो हम लोगों ने एक सवाल किया था जिसमें हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया था x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए, और एक क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोगों ने उस क्वेश्चन में क्या देखा था कि x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन था, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन था, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं था। तो फिर उस क्वेश्चन में मैंने कैसे समझाया था कि आप पहले LHL RHL दोनों निकालो, अगर दोनों सेम आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। और कैसे रिमूव कर सकते हैं? उस पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करके, उस पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करके। याद आ रहा है क्या? तो हम लोगों ने वहां पे x इक्वल टू 0 पे, सिंस LHL RHL दोनों 0 आया था, तो हम लोग ने 0 पे फंक्शन को कैसे डिफाइन कर दिया था? 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके पास। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या कि एक फंक्शन दे देगा, फंक्शन देने के बाद बोलेगा कि क्या कुछ कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। तो हम लोग बोले कि हमारा आंसर हां कब होगा? हमारा आंसर हां कब होगा? जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी इस केस में तो हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, बट जो सेकंड काइंड था जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, वहां पे हम कुछ भी कर लें, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर कि फंक्शन जो है, अगर हम उसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट काइंड कब कहेंगे और क्या क्या तरीके हैं, समझ में आएगा? ग्राफ भी आपके सामने बिल्कुल उपस्थित है। अब इसके आगे इसी में हम बात कर रहे हैं, अभी भी इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके आगे इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर से सुनना, हेलो रे, इसके आगे इस डिसकंटिन्यूटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन दिस बेसिस कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और एक केस हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, और दूसरा केस है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है। ऑन दिस बेसिस वी फर्दर क्लासिफाई दिस इनटू टू पार्ट्स। ठीक है ना? वो पार्ट्स क्या क्या हैं बात करते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऑन दिस बेसिस this type of discontinuity is divided into two parts, classified into two parts। जैसा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। पहला, ठीक है, पहला है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। फर्दर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको दो पार्ट में इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्या है बच्चों? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नाम सुन के समझ में आ रहा होगा कि मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस वाले पार्ट में देख सकते हो कि फंक्शनल वैल्यू इज मिसिंग, नहीं, फंक्शनल वैल्यू इज मिसिंग, तो इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल तो कहते हैं, और साथ ही साथ क्या कहते हैं? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना? तो हम लोग लेंगे हियर लिमिट x अप्रोचिंग a f x एग्जिस्ट। ध्यान से सुन लेंगे और इसको बार बार अपन इसका अनुसरण करें, फॉलो करें। Here limit x is approaching a f x exists, but दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसमें बोल दे रहा हूं कि इसमें मैंने क्या लिखा है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या लिखा है? Here limit x is approaching a f x exists, but f of a is not defined, but f of a is not defined। तो वो ग्राफ मेरे ख्याल से आपको बतला रहे हैं कि दैट इज एन एग्जांपल फॉर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब कोई बोल सकता है कि सर और भी दिखा सकते हैं क्या एग्जांपल्स? यस, लेट्स सी। हम ऐसे एक फंक्शन अगर मान लो डिफाइन कर दें, कर दे भैया। लेट्स सी दिस एग्जांपल, fx इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। फंक्शन कैसे डिफाइन किया मैंने? x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। एंड अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो आप लोगों में से सभी बच्चे जानते हैं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? ऑल रियल एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो मैं इसको
सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं? x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 के लिए क्या बोलेंगे? fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड। और x नॉट इक्वल टू 2 के लिए ऊपर वाले के दो फैक्टर हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और जो x माइनस 2 वाला फैक्टर है ऑफ कोर्स वो कैसा हो जाएगा बच्चों? कैंसल आउट। तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ x प्लस 2। तो यानी कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या समझ में आया कि फंक्शन क्या है? x प्लस 2 किसके लिए? फॉर x नॉट इक्वल टू 2 और 2 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? स्ट्रेट लाइन नहीं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? और 2 पे हम लोग यहां पे क्या लगा सकते हैं? 2 पे व्हाट वी कैन मेक इज अ हॉलो सर्कल। क्यों? क्योंकि 2 पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो व्हाट यू कैन मेक इज हॉलो सर्कल ओवर हियर। ये दिख रहा है क्या कि 2 पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? हॉलो सर्कल। क्यों लगाया 2 पे हॉलो सर्कल? क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अगर इस फंक्शन के बारे में आपसे कोई पूछे कि बच्चों ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या 2 पे, तो अपना आंसर क्या होगा? यस। आपके बोले कि डिस्कस द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। वैसे तो हम किसी का नेचर डिस्कस करते नहीं है, बट कह रहा है तो कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हम नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी पे आएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, ऑल्सो नोन एज व्हाट? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कौन सा? मिसिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई अगर पूछ ले कि क्या हम फंक्शन को 2 पे कंटिन्यूअस बना सकते हैं? नहीं। अगर कोई ऐसा पूछ ले कि क्या हम फंक्शन को 2 पे कंटिन्यूअस बना सकते हैं, आप लोग जवाब बताओ, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो आंसर इज यस, बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाने में मतलब कंटिन्यूअस बनाने में, तो हम लोग कंटिन्यूअस बनाने में क्या चीज का ध्यान रखना है? सुनना ध्यान से। कंटिन्यूअस बनाने में हमें क्या करना है? कंटिन्यूअस बनाने में हम जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर से बोलो, कंटिन्यूअस बनाने के लिए ध्यान से सुन रहे हो ना? अरे इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, ठीक है ना। हालांकि कंटिन्यूअस बनाने के लिए जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। कैसे रीडिफाइन करते हैं? रीडिफाइन कैसे करते हैं कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो हम कितनी असाइन करें? इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। हम लोग बोल रहे हैं वहां पे कैसे रीडिफाइन करते हैं कि जो फंक्शनल वैल्यू है उसको किसके बराबर रीडिफाइन करते हैं? उसको किसके बराबर डिफाइन करते हैं? उसको किसके बराबर डिफाइन करेंगे? इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि अगर कोई पूछ रहा है कि कैन बी मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस, आंसर विल बी यस। और कोई बोलता है कि मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस, तो हमें क्या करना है? टू मेक द फंक्शन कंटिन्यूअस आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, फॉर x नॉट इक्वल टू 2, तो फंक्शन को बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। समझ में आया क्या? हम लोग बोले जहां कंटिन्यूटी बनानी है बस उसी पे रीडिफाइन करेंगे, उसके अलावा रीडिफाइन नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लो। तो हम लोगों ने बोला कि x नॉट इक्वल टू 2 के लिए तो जैसा वो था फंक्शन, जैसा वो था वैसा ही रख दिया, लेकिन 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइन। 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइन। और 2 पे हम किसके बराबर रीडिफाइन करें? 4। अब बोलोगे 2 पे 4 कैसे कर दिया सर आपने? तो 2 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देख लो। 2 प्लस से जाओ चाहे 2 माइनस से जाओ, व्हाट इज x प्लस 2? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 4। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2 पे वैल्यू क्या रख दें? 4। ऐसा देख के किसी के मन में ये विचार भी आ सकता है कि क्या fx को हम x प्लस 2 लिख दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r? आंसर इज यस, क्योंकि एक्चुअली तो वही लिखा हुआ है ना। तो यानी कि अगर कोई आपसे बोलता है, फिर से ध्यान से सुन लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो हमने बात की कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे है, ठीक है ना। दूसरी हमने बात की कि उसमें जो भी टाइप्स थे उसमें एक टाइप आ गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का जब हम एग्जांपल देख रहे थे तो उसमें मैंने क्या बोला कि क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते थे? हाँ, बना सकते थे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद हो सकता हो कंफ्यूजन आ रहा हो। कंफ्यूजन ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग में आ रहा है कि सर उसी पॉइंट पे क्यों रिडिफाइन कर रहे हो?
बाकी पॉइंट्स पे रीडिफाइन कर लें। तो भाई सब कुछ हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको बोल रहा है कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो आपको सिर्फ इस पॉइंट पे ही रीडिफाइन करना पड़ेगा। किसी पॉइंट पे एक फंक्शन है, ठीक है ना, और एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस और उस पॉइंट पे बोल रहा है कंटिन्यूअस बनाने के लिए, तो आप पूरा फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सर ये फंक्शन की जगह मैं sin x लिख देता हूं, ये हो गया कंटिन्यूअस, ऐसा थोड़ी कर लेंगे। हम लोग कहां पे रीडिफाइन करेंगे? जहां डिसकंटिन्यूअस है बस। और वो भी हम कब कर पाएंगे? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी कंटिन्यूअस कर पाएंगे। याद हो एक ऐसा एग्जांपल देखा था जिसमें बोला था डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a इफ पॉसिबल, तो कुछ बच्चों ने LHL से ही आंसर निकाल दिया था। उसमें मैंने बताया था कि LHL भी देखना पड़ेगा, RHL भी देखना पड़ेगा। उस सवाल में LHL 8 आ रहा था, RHL 9 आ रहा था, जिसकी वजह से a की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ये याद आ गया। तो हम लोग बोले कि हमें वही रीडिफाइन करना है और बाकी जगह पे रीडिफाइन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सर इसको काट के मैं sin x लिख देता हूं, हो जाएगा क्या? अरे भाई sin x अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन था जिसको कंटिन्यूअस बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पे हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना है, और उस समय रीडिफाइन करते वक्त किस बात की सोच रखनी है कि वहां पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो किसके बराबर हो? लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो। तो उसके हिसाब से आपको दिख गया क्या कि x = 2 पे फंक्शन किसके बराबर आएगा बच्चों? 4 के बराबर। क्यों 4? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है? 4। ये सब देख के कोई लगे कि नहीं सर ये तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है, डायरेक्ट लिख लेंगे क्या f(x = x + 2 for all x belongs to R)? तो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है वो। तो अगर कोई f(x = x + 2 भी लिख देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने उसमें फंक्शन चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन को क्या बनाया है? कंटिन्यूअस। तो मेरे ख्याल से इसके बाद अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कंफ्यूजन रह रहा है तो हम उसको बार बार सुने, इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुने कि क्या बोलना, क्या दर्द आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशन क्या दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और बिल्कुल मुंह फुला के बैठ जाओ, नहीं, तो मुंह फुला के नहीं बैठना है। समझ में आएगा? पानी पियो, फिर से सुनो, आराम से देखो, ठीक है ना, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। रीडिफाइन कहां करेंगे? बोलो एक बार, रीडिफाइन कहां करेंगे? सुन जाएगा, बोलो। रीडिफाइन वहां करेंगे जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्या पूरा फंक्शन बदल देंगे? नहीं, बाकी फंक्शन आप वैसे ही रहने दो। जिस पॉइंट पे रीडिफाइन करने की जिम्मेदारी मतलब जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, सिर्फ वहीं के फंक्शनल वैल्यू को आपको चेंज करने का अधिकार है। समझ में आएगा? तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंड टाइप में आते हैं। बढ़े ना भैया आगे, सेकेंड टाइप। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। हियर लिमिट x is approaching a f(x) exist मतलब फाइनाइट होगा, ठीक है ना। बट की जगह पहले हम ये लिख देते हैं, here limit x is approaching a f(x) exist and f of a is also defined but are not equal। जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था क्या कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा भैया, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा और f of a भी डिफाइंड होगा, बट दे विल नॉट बी इक्वल। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगा x = a पे। कैसा होगा? आइसोलेटेड पॉइंट। आपको बोले सर एग्जांपल, यस, ग्राफिकली तो मैंने विजुअलाइज करा दिया कि इस तरह का कुछ केस बन रहा होगा। नहीं, ग्राफिकली तो विजुअलाइज करा दिया कि इस तरह का केस बन रहा होगा, बाकी हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए क्या, देखते हैं। आपने ये एग्जांपल वैसे तो देख रखा होगा फंक्शन में, f(x) इज बिल्कुल सही सोचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखा है, वेरी गुड। हेलो, f(x) = क्या लिखा हुआ बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x।
ये फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पोस्टमार्टम कर रखा है फंक्शन में। हम लोगों ने इसके बारे में देख रखा है कि एट ऑल एक्स इंटीजर व्हाट इज इट्स वैल्यू, बोलो जोर से, हाँ 0। एंड ऑल नॉन इंटीग्रल एक्स, उसके लिए वैल्यू क्या होती है, -1। तो इंटीग्रल एक्स के लिए 0 होता है, नॉन इंटीग्रल के लिए -1 होता है। तो आप देख सकते हो कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। किस तरह की डिसकंटिन्यूटी दिखेगी आपको, रिमूवेबल। रिमूवेबल में कौन सी टाइप दिखेगी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कैसे देखते हैं इसको, हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर रखा था कि फॉर इंटीजर इट इज 0 एंड फॉर नॉन इंटीजर इट इज -1। फॉर नॉन इंटीजर इट इज -1। अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, देख लो, तो ऑलरेडी इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो 0 पे वैल्यू मैं इससे मार्क कर रहा हूं 0, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 2 पे वैल्यू 0, 3 पे वैल्यू 0, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0 और -3 पे भी 0। लेकिन बिटवीन इंटीजर्स हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। हॉलो सर्कल है इंटीग्रल पॉइंट्स पे, देखते जाना। देख लो, दिख रहा है ये फंक्शन, ध्यान से, इसका ग्राफ दिख रहा है सब बच्चों को, दिख रहा है ना, हाँ बोलो ना, हाँ। तो सबको ग्राफ दिख रहा होगा, और ये ग्राफ में आपको सबसे खास चीज क्या दिख रही होगी, एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट द फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस। दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस हर जगह। किस तरह की डिसकंटिन्यूटी अगर कोई पूछ ले हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे, तो मेरा आंसर क्या होगा, रिमूवेबल। अब बोलोगे सर रिमूवेबल कैसे बताया, सबसे पहली चीज चेक करनी है क्या, लिमिट। उसको मत भूल जाना, ठीक है ना, लिमिट में रहना। हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहली चीज क्या चेक करना है हमें, लिमिट। एट ऑल द पॉइंट्स लिमिट एग्जिस्ट। 0 पे कोई बोले, देख लो ग्राफ, 0 प्लस पे निकालोगे तो -1 आएगा, 0 माइनस पे भी निकालोगे तो क्या आएगा, -1। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है जी। 1 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है, -1 पे कर रहा है, -2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, -3 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये सबको क्लियर हो गया। अब दिख रहा है कि फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल वैल्यू वो तो 0 है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है बार बार, -1। तो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवेबल। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट किया। फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइंड है, बट दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दैट्स व्हाई इट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया सबको? अब अगर हम लोग को ये समझ में आ गया है तो इस दिख रहा होगा कि आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो कहीं और होता है, लिमिटिंग वैल्यू कुछ और होती है। समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। अभी एक चीज और बोल सकते हैं कि अब कोई पूछ ले कि सर क्या इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट? आंसर इज यस। नहीं, अगर कोई कहता है कि क्या इस फंक्शन को हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, आंसर इज यस। तो उसके लिए मैं किसको रीडिफाइन करूं? नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन को रीडिफाइन करूं या इंटीग्रल पॉइंट पे रीडिफाइन करूं? फिर से पूछ रहा हूं, तुम ही से पूछ रहा हूं जो तुम देख रहे हो। हाँ, इधर देखो ध्यान से। तो हम लोग बोले क्या कि हम क्या फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं? यस। इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस बना सकते हैं? यस। तो किस चीज को हमें चेंज करना होगा? नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स के फंक्शनल वैल्यूज? नो। हमें कहां पे चेंज करना पड़ेगा? इंटीग्रल पॉइंट पे। इंटीग्रल पॉइंट पे हम फंक्शन को कितना डिफाइन कर दें? -1। हो जाएगा क्या उससे? आंसर इज यस। यानी कि अगर इसी को कोई बोलता है कि कंटिन्यूअस बना के दिखाओ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मतलब बाकी जगह तो फंक्शन बिल्कुल वैसे ही रहने दे रहे हैं। किसके लिए? फॉर एक्स नॉन इंटीजर। और इंटीजर पे फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं। कितना रख देते हैं इंटीजर पे फंक्शन को? -1। इंटीजर पे फंक्शन को कितना रख देते हैं हम? -1। क्या इससे हो जाएगा काम? आंसर इज यस। अब इसको देख के किसी के मन में आ रहा हो कि सर मैं सीधा ही लिख देता हूं ना fx इक्वल टू -1, कोई हर्ज? नो, क्योंकि fx इक्वल टू -1 ही इफेक्टिवली लिखा हुआ है, बस वो छुपा के लिखा हुआ है क्योंकि हम ये दिखलाना चाह रहे हैं उसमें कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे फंक्शन जो है वो हमने चेंज नहीं किया है। हमने कहा रीडिफाइन किया है फंक्शन को? ओनली एट इंटीग्रल पॉइंट। समझ में आएगा? और हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। और वो कितनी है लिमिटिंग वैल्यू? -1। तो इसलिए इंटीग्रल पे हम लोगों ने कितना डिफाइन कर दिया है इसको? -1।
तो ओवरऑल तो फंक्शन किसके बराबर है, fx इक्वल टू -1। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो मैंने दर्द पहले बताया कि क्यों हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे रीडिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे हमें कंटिन्यूअस बनाना है, बाकी पॉइंट्स पे कुछ नहीं बोल रहा है आपको करने के लिए, तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन हाफ पे चेंज कर दें, 3.5 पे चेंज कर दें, वहां तो पूछ ही नहीं रहा ना आपसे, आपसे तो इंटीग्रल पॉइंट बोल रहा है कंटिन्यूअस बनाने के लिए, आपने फंक्शन ही पूरा चेंज कर दिया। तो sin x cos x मत लिख देना। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे रीडिफाइन करना है जहां फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। कौन सा पार्ट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। या फिर इसको मैंने क्या बोला, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें मैंने क्या बोला, here limit x is approaching a fx does not exist, here limit x is approaching a fx does not exist। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, so hence it is not possible to make it continuous। मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप कुछ भी कर लो, आप फंक्शन को या फंक्शन जो भी है फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो, फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, सुना होगा। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि भाई LHL RHL दोनों फाइनाइट आया सर, एक आया था ना एग्जांपल जिसमें एक तरफ से 8 आया था एक तरफ से 9 आया था, तो हमने बोला था क्या कि दोनों तरफ से क्या हो गया, फाइनाइट। लेकिन सिंस बराबर नहीं इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि एक तरफ से लिमिट इंफिनिटी चली जाती, तो वो भी तो डज नॉट एग्जिस्ट का एग्जांपल है ना। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो डज नॉट एग्जिस्ट वाली चीज है लिमिट की, ये अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। तो इसलिए इसको भी हम 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शनल वैल्यू है नहीं है, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है नहीं है, फाइनाइट, ठीक है ना, ठीक है ना, वेल डिफाइंड है वेल डिफाइंड नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो स्ट्रेट अवे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और इसको कभी भी इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता है। बहुत क्लियर तरीके से बताया है मैंने, ठीक है। तो धीरे धीरे सुन लीजिएगा इसको। क्या बोला मैंने कि फंक्शन को हम इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद एक और बात बोली मैंने, क्या कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उस बेसिस पे हम इसको फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो देखते हैं, ठीक है ना। इट इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। पहला है नॉन रिमूवेबल में, पहला है नॉन रिमूवेबल में, पहला कौन सा है, फाइनाइट टाइप। नॉन रिमूवेबल में पहला कौन सा है बच्चों, फाइनाइट टाइप। अब समझना ध्यान से, फाइनाइट टाइप सुन के फील हो गया होगा कि अभी जो मैंने बोला था वैसा ही कुछ है, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे क्या, यहां पे देख लो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड हो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना कि कभी भी आप टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हो तो डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू से कुछ भी आप नहीं कंक्लूड मत करना। डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू से आप कुछ भी कंक्लूड नहीं करना है। हम लोग किससे कंक्लूड करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करेगा
तो पहला पार्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जो पार्ट चल रहा है, समझ में आएगा? ऐसा नहीं कि आपने देखना है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो वो उसमें भी हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं हो, उसमें मतलब फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं हो, और इसमें भी ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड ना हो। तो फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड नहीं होना इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? कि वेदर लिमिट एग्जिस्ट और वेदर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आएगा? तो अभी मैं फंक्शनल वैल्यू के बारे में मौन रहूंगा। फंक्शनल वैल्यू हो सकता है वहां एग्जिस्ट कर रहा हो, फंक्शनल वैल्यू हो सकता है वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, क्योंकि वो एक्चुअली अभी इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। ऑलरेडी फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। ऑलरेडी फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि फंक्शन में लिमिट वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ गया क्या? तो हम ले फाइनाइट टाइप हियर LHL and RHL both are finite. Here LHL and RHL both are finite but not equal. Here LHL and RHL both are finite but not equal. हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ LHL RHL दोनों फाइनाइट होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। समझ में आएगा? तो यानी हम लोग कोई ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं? आंसर इज यस। जैसे देखना, लेट अस टॉक अबाउट दिस फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x एट x इक्वल टू 2। खुद से डिस्कस करके देखो। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x एट x इक्वल टू 2। बताओ जल्दी। दिख गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? क्या लिमिट एग्जिस्ट किया? नहीं, क्योंकि आप देखोगे LHL डायरेक्ट निकल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। LHL में आप 2 माइनस लोगे, 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 1। 1 अपॉन 2 माइनस यानी कि एक्चुअली तो क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग वैल्यू हाफ। RHL 2 प्लस लोगे तो 2 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और ये भी 2 प्लस, तो ओवरऑल ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1। यानी LHL हाफ आ रहा है, RHL 1 आ रहा है। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नो। फंक्शनल वैल्यू निकाल के कंक्लूड करना है क्या कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। वहां तुम फंक्शनल वैल्यू निकालो नहीं निकालो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना? तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब कोई पूछे कि भैया किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या आप रिमूवेबल बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या बोलोगे? नॉन रिमूवेबल। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड नहीं। तो नॉन रिमूवेबल में भी अब कौन सा टाइप बोलोगे? फाइनाइट टाइप। क्यों? क्योंकि यहां RHL LHL दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं? फाइनाइट। लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है। यही तो कहता है डेफिनेशन कि हियर LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। बट नॉट इक्वल। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि LHL इज हाफ, RHL इज व्हाट? 1। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ? नहीं। वो सब समझ में आ गया आपको, ठीक है ना? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ गया, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट यानी कि फाइनाइट टाइप का बोलेंगे जब LHL RHL दोनों फाइनाइट होंगे बट बराबर नहीं होंगे। एक चीज और सुनना, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप के साथ हम एक और टर्म एसोसिएट करते हैं। सुनना ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप के साथ एक टर्म एसोसिएट करते हैं। सुन के उछलने मत लगना, ठीक है ना? नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप के साथ हम एक टर्म एसोसिएट करते हैं एंड द टर्म इज जंप। उछलना नहीं है, ठीक है ना? द टर्म इज एक्चुअली व्हाट? जंप। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हाउ वी डिफाइन दिस जंप? जंप इज मॉडुलस वैल्यू ऑफ RHL माइनस LHL। तो मैंने क्या बताया यहां पे कि हम नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप के साथ एक टर्म क्या एसोसिएट करते हैं? जंप। और वो जंप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मॉडुलस ऑफ RHL माइनस LHL। तो जैसे इस तरह के सवाल हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में आ सकते हैं। किस तरह की चीजें ऑप्शन में आ सकती है, पूछी जा सकती हैं आपसे? कि जैसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी? सुनना ध्यान से, इंग्लिश में बोल रहा हूं। व्हाट इज द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x एट x इक्वल टू 2? समझ में आया?
कि इस तरह के सवाल में पूछा जा सकता है। जैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन कर दे और एक 4 पार्ट बनाए, एक पार्ट में ऐसा सवाल हो कि द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट इज दिस मच, द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट इज दिस मच। तो आप जंप कब निकालने के लिए एलिजिबल होगे? जब फाइनाइट टाइप होगा नॉन रिमूवेबल में। समझ में आएगा? नॉन रिमूवेबल में क्या होगा? फाइनाइट टाइप। यहां तक समझ में आ गया? और जंप निकालेंगे कैसे? RHL माइनस LHL। जैसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2, तो माय आंसर विल बी हाफ माइनस 1 का मॉड्यूलस हाफ, या 1 माइनस हाफ का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लगा लिया ना भाई, तो 1 माइनस हाफ का मॉड्यूलस दैट इज गोइंग टू बी हाफ। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि व्हाट इज द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2? द आंसर इज हाफ। You can see in the example of greatest integer x, at all the integral point greatest integer x function is discontinuous. हाँ या ना बोलो? हाँ, very good. Similarly, at all the integral points greatest integer x is discontinuous. अगर कोई पूछे what is the jump of the discontinuity at all the integral point, what is the jump of the discontinuity at all the integral point, the answer is what? 1. क्योंकि आप देखोगे कोई भी इंटीग्रल पॉइंट के लेफ्ट में 0, सॉरी लेफ्ट में जो भी होगा और राइट में जो भी होगा उसका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 1। जैसे अगर 1 पे देखोगे तो LHL 0 RHL 1 आ गया। 2 पे देखोगे तो LHL 1 RHL 2, तो फिर से कितना आ जाएगा? 1। यानी कि व्हाट इज द जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स इन ग्रेटेस्ट इंटीजर x? आंसर विल बी व्हाट? 1। तो क्या सब बच्चों को समझ में आ गया जंप ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी का चक्कर? ठीक है ना। अब सेकंड में आते हैं, मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं तो एक आध बार और सुन लेना। सेकेंड इज इनफाइनाइट टाइप। ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे हम? हियर एट लीस्ट वन ऑफ RHL और LHL, ठीक है ना, approaches here at least one of RHL और LHL approaches infinity और minus infinity। हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि LHL या RHL में कम से कम एक या तो इंफिनिटी या किधर जा रहा है? माइनस इंफिनिटी। तो आप समझ सकते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना अगर RHL LHL की वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी में जा रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर RHL या LHL कोई एक इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी में जा रहा है तो यानी कि नॉन रिमूवेबल तो हो ही जाएगा। और नॉन रिमूवेबल में कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइप। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी अगर एक इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जा रहा है, दोनों चले जाए तो भी, और अगर कोई भी एक इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो किस तरह की हम लोग बोलेंगे? नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप। देखना जैसे अगर बोलते हैं fx इक्वल टू 1/x² एट x इक्वल टू 0, कैसा है? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? तो देख के ही डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। कैसे? 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया। तो अगर सिर्फ इतना ही सवाल है कि डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस है तो 0 पे दिख रहा है कि फंक्शन तो कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर सवाल इससे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है कि मान लो इसके आगे आपसे क्या कहता है फंक्शन के बारे में कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, डिस्कस द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। नहीं, अगर आपसे कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, तो हाउ कैन वी डिफाइन डिस्कस द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी? पहली चीज चेक करनी पड़ेगी लिमिट। वो फंक्शनल वैल्यू नहीं बतलाएगा, फिर से बोल रहा हूं, वो फंक्शनल वैल्यू नहीं बतलाएगा। कौन बतलाएगा? लिमिट। तो हम सबसे पहले इसमें LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। व्हाट इज LHL? RHL दिख रहा है क्या? x² नहीं है बच्चों, 1 क्या है? x²। तो अगर कोई पूछता है कि क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बस इतना ही है, तो 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहीं से देख के हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कि 0 पे फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। यहां तक समझ में आ गया?
लेकिन आगे कोई कहता है कि इसका नेचर डिस्कस करो, डिसकंटिन्यूटी का नेचर डिस्कस करो। तो नेचर डिस्कस करने के लिए फंक्शनल वैल्यू से बात नहीं करते अपन, किससे बात करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू से। नहीं तो लिमिटिंग वैल्यू से क्या बात करते हैं कि लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट जब निकाल के देखोगे तो दोनों तरफ से कहां जा रहा है? इंफिनिटी। तो हम लोग अब नेचर में क्या बोल सकते हैं कि नॉन रिमूवेबल तो पक्का हो गया। क्यों नॉन रिमूवेबल हो गया? क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नॉन रिमूवेबल में क्या फाइनाइट टाइप बोल सकते हैं? नहीं, फाइनाइट टाइप में तो एलएचएल आरएचएल दोनों फाइनाइट था और इक्वल नहीं था, तो इनफाइनाइट टाइप बोल सकते हैं? यस, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसमें दोनों के दोनों किधर की तरफ जा रहे हैं? इंफिनिटी। सो आई कैन से कि दिस इज नॉन रिमूवेबल, और उसमें भी कौन सा टाइप हो गया? इनफाइनाइट टाइप। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर एक तरफ से जाने वाले के लिए बारे में बताओ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू बोलते हैं ई की पावर 10x, fx इक्वल टू ई की पावर 10x एट x इक्वल टू पाई बाई 2। fx इक्वल टू ई की पावर 10x एट x इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों? पाई बाई 2। अगर कोई पूछे फंक्शन कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस, तो डेफिनेटली फंक्शन इज व्हाट? डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि पाई बाई 2 पे आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि tan डिफाइन नहीं होता है। tan डिफाइन नहीं होता, दैट ऑब्वियसली मींस कि फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस। लेकिन अगर फिर से बोलता है नेचर डिस्कस करो डिसकंटीन्यूटी का, तो फंक्शनल वैल्यू से नहीं करना होता है, किससे करना होता है? लिमिट से। जब लिमिट पे जाएंगे हम, तो हम इसका आरएचएल एलएचएल निकालेंगे। कर दिया गलत? आरएचएल एलएचएल, आरएचएल में आप पाई बाई 2 प्लस रखोगे। पाई बाई 2 प्लस पे tan पाई बाई 2 प्लस, tan पाई बाई 2 प्लस क्या होता है? माइनस इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी। क्या होता है? माइनस इंफिनिटी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, ग्राफ देखा होगा तुमने, ठीक है ना। तो tan पाई बाई 2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। और एलएचएल किधर जाएगा? पाई बाई 2 माइनस पे इंफिनिटी, तो एलएचएल किधर जाएगा? इंफिनिटी। तो फिर से कोई बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट किया क्या? नहीं। लिमिट एग्जिस्ट किया क्या? देखो नहीं। तो कौन सी तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी? व्हाट इज द नेचर? नॉन रिमूवेबल। उसमें कौन सा? इनफाइनाइट टाइप, क्योंकि एक तरफ से तो इंफिनिटी जा ही रहा है। तो मेरे ख्याल से होपफुली ये भी पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको कहेंगे। अब तीसरा पार्ट था, क्या था? देखते हैं। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तीसरा पार्ट था, क्या था? ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपने पहले वाले भी ध्यान से ही सुने होंगे, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अभी एक बच्चे ने भी ग्रुप में डाला था कि सर ये वाली चीज साइन पाई अपॉन एक्स करके एक कोई क्वेश्चन डाला था, उसके बारे में लिमिट के बारे में बात पूछी थी उसने, ठीक है ना। ग्राफ भी बना हुआ है लिमिट के। लास्ट इलिस्ट्रेशन में आप देखोगे ना, वो जो इलिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें लास्ट होगा साइन पाई अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 बोला होगा, नहीं। तो एक्चुअली हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी में। ऑसिलेटरी में आप क्या देखोगे, जो एलएचएल या आरएचएल जो भी है, वो दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में ऑसिलेट करता है। जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूं, वही फंक्शन लेता हूं, साइन पाई अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। कोई पूछे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि 0 तो डोमेन में नहीं है ना, 0 तो डोमेन में नहीं है। लेकिन अगर इसके आगे आपसे कोई सवाल पूछता है बच्चों कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, नेचर डिस्कस करो इस डिसकंटिन्यूटी का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसमें लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 प्लस निकालें, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 माइनस निकालें, तो पहली चीज फील आ रही है कि पाई अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी जा रहा है, मतलब लार्ज एंगल। तो लार्ज एंगल के बारे में तो यही बोल सकते हैं ना कि जो भी वैल्यू होगी साइन की, वो होगी तो -1 से 1 के बीच में, नहीं 0 माइनस रखोगे तो बहुत स्मॉल एंगल। उसमें भी ये चीज तो बोल ही सकते हैं ना कि वैल्यू किसके बीच में होगी, -1 से 1। तो ऑसिलेटरी वाले में यही दिखेगा
कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट। अब ये जो ऑसिलेट वर्ड यूज कर रहे हैं इसकी फील नहीं आई अभी तक। आई क्या फील? नहीं आई। आ गई तो बोलो हाँ, नहीं आई ना, वेरी गुड। तो हम लोग बोले कि 0 प्लस और 0 माइनस में ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा एंगल होगा या 0 माइनस में बहुत छोटा एंगल होगा, लेकिन जो साइन की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी, तो लिमिट उमिट तो फील आ गया। लेकिन जो ऑसिलेटरी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, नहीं, इसको फील करने की कोशिश करते हैं, वो हम ग्राफ के थ्रू फील करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम वो किसके थ्रू फील करने की कोशिश करेंगे? ग्राफ के थ्रू। अब बोलोगे सर ग्राफ बना के दिखा दो, तो ग्राफ बना के भी नहीं दिखा सकते हैं। नहीं, फंक्शन ऐसा है कि 0 के आजू बाजू आप ग्राफ बना के भी नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बतलाना भी है। तो इसलिए हम लोगों ने ध्यान से इस चीज को फील करेंगे कि जो मैं बोलने की कोशिश करूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं ड्रॉ करूंगा, तो जो मैं जिस स्पीड से बोलूंगा, जो ड्रॉ करूंगा, उसमें कोई मैच नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम x = 1 ले लें, कितना हो जाएगा? देख रहे ना, पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। हाफ पे वैल्यू 0। देखते जाओ, अगर मैं पूछूं कि ये कहां कहां 0 होगा, तो साइन कहां कहां 0 होता है? ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। कहां कहां 0 होता है? ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर कोई पूछ रहा है कि ये 0 0 कहां होगा, तो x = 1/n पे, x = 1/n पे, जहां n क्या होगा? इंटीजर। क्योंकि जैसे ही आपने x को 1/n लिखा तो ऊपर n पाई चला गया ना बच्चों, तो n पाई पे तो कितनी वैल्यू होगी? 0। लेकिन उस n में हर एक इंटीजर हो सकता है सिवाय किसके? 0 के, क्योंकि ऑफ कोर्स वो x की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। तो आप में से सबको समझ में आ गया कि ये जो साइन का फंक्शन है ये 0 0 कहां पे होगा? 1/n पे। समझ में आएगा? जैसे अगर मान लो कि 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, तो साइन का ग्राफ तो आपको पता है ना। ऐसे ही फील लो कि पाई और ये क्या हो गया? 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में फंक्शन कैसा हो गया? नेगेटिव, कुछ ऐसा जाएगा। इसके पहले क्या है उस पर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं 0 के नेबरहुड में बात करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। अपना ध्यान बिल्कुल, वो जो अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा ना कि क्या दिखता है, तो वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था कि चिड़िया की आंख। तो यानी कि आपको सिर्फ यहां पे 0 के आजू बाजू का मूवमेंट चेक करना है, उसके इधर उधर ज्यादा नहीं देखना है। देखना ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं कि 1 पे पाई और हाफ पे कितना हो रहा है? 2 पाई। तो पाई से 2 पाई का बेसिकली इंटरवल निकल रहा है ये। अरे x जो है अगर हाफ से 1 जा रहा है तो 1/x कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 2। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है? पाई से 2 पाई। इफ x इज बिटवीन हाफ से 1, तो 1/x कहां से कहां तक हो गया? 1 से 2। और π/x कहां से कहां तक हो गया? पाई से 2 पाई। क्लियर है? साइन का ग्राफ पाई से 2 पाई में तो ऐसे ही बनता है ना, नीचे वाला। और यहां पे वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? -1। जैसे ही 1/3 होगा, सुनना ध्यान से, तब ये जो 1 से हाफ के बीच का जो डिस्टेंस था, हम 0 के आजू बाजू जाने वाले हैं, ठीक है ना, तो वहां पे ध्यान देना है। तो हम लोग बोले कि 1 से हाफ के बीच का जो डिस्टेंस था, हाफ से 1/3 में और कम हो गया है। ये हाफ से 1/3 में कम हो गया है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो ये तो पाई इंटरवल ही पूरा खींचेगा। कैसे? जब x 1/3 से हाफ होगा, जब x फिर से लिख देना 1/3 से हाफ होगा, तो 1/x 2 से 3 होगा। 1/x कहां से कहां तक होगा बच्चों? 2 से 3। फिर से बोल रहा हूं, 1/x कहां से कहां तक हुआ? 2 से 3। तो π/x किधर से किधर होगा? 2 पाई से 3 पाई। तो 2 पाई से 3 पाई के बीच का पूरा ग्राफ अब इसके बीच में आएगा। यानी कि जो ग्राफ थोड़ा फैला हुआ था पहले, अब वही ग्राफ सिकुड़ जाएगा, लेकिन जो हाइट है वो तो 1 तक ही जाएगी। नहीं समझ में आया? फिर जब 1/3 से 1/4 जाएगा, तो फिर से ये पूरा साइकिल लेगा 3 पाई से 4 पाई तक का। समझ में आएगा? यानी कि ये जो इतना बड़ा ग्राफ था इतने इंटरवल में, अब वो छोटे से इंटरवल में और सिकुड़ जाएगा, लेकिन लोएस्ट तो ये -1 तक ही जाएगा। नहीं समझ में आया? लोएस्ट ये कहां तक जाएगा? -1। अब की इससे आगे की कहानी जो है सिर्फ बोल के बतलाई जा सकती है, उसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। समझ में आएगा? किसी को लगता है ड्रॉ कर सकते हैं तो भाई आ जाना, फिर मिल लेना बाद में। तो मेरे ख्याल से मैंने फील दिला दिया कि 1 से हाफ में नहीं, π/x पाई से 2 पाई वाला इंटरवल का ग्राफ बनाएगा, फिर हाफ से 1/3 में 2 पाई से 3 पाई वाला बनेगा,
1/3 से 1/4 में 3 से 4 वाला बनेगा। तो आप देख लो कि पहले ये जो ग्राफ था अब वो सिकुड़ के ये हो गया 1/4 से 1/5, 1/5 से 1/6। ये डिस्टेंस आप देखते जाना कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये कम होता जा रहा है और ये जो ग्राफ है और सिकुड़ता जाएगा सिकुड़ता जाएगा सिकुड़ता जाएगा 1/1 करोड़ से 1/1 करोड़ 1। सोचो तो वो डिस्टेंस और छोटा हो गया ना, वो डिस्टेंस और छोटा हो गया, यानी ग्राफ बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा। -1 या 1 तो जाएगा लेकिन बिल्कुल एक छोटे से इंटरवल में जाएगा। समझ में आ रहा है? 1/1 करोड़ 1 करोड़ से 1/1 करोड़ 1 करोड़ 1। आप फील लेते जाओ, ये सब समझ में आएगा तो आपको फील आता जाएगा कि आगे जैसे चलते जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है देखते जाना, ये जो डिस्टेंस है जो पहले बड़ा हुआ करता था वो बिल्कुल छोटा 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 बिल्कुल होता जाएगा, लेकिन हर बार वैल्यू 1 और -1 जाएगा तो 0 के नेबरहुड जाते जाते ये इतनी तेजी से ऑसिलेट करने लग जाएगा। समझ में आएगा कि हम उस नेचर को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी नेचर। मतलब आगे चल के वो बिल्कुल इस तरीके से इस नेचर को ग्रास्प करेगा। समझ में आएगा? 0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, 0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है डेफिनेटली, लेकिन 0 के नेबरहुड में क्या हो रहा होगा? ग्राफ बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहा होगा। किसके बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा? बिटवीन -1 से 1। फिर से एक बार रिकैप करते हैं, आ जाओ साथ में, ध्यान से देखना। पहली चीज, जब हमने x को 1 से हाफ ले गए तो π/x कहां से कहां तक गया भैया? दिख रहा है? π/x पाई से 2π था, हाफ से 1/3 में कहां से कहां तक हो गया? π/x खुद से लिख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख के देना π/x कहां से कहां तक हो गया? 2π से 3π, 1/3 से 1/4 में 3π से 4π। ऐसे आगे चलते जाओगे तो जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, 1/2 करोड़ से 1/2 करोड़ 1, 1/3 करोड़ से 1/3 करोड़ 1। अभी तो करोड़ बोल रहा हूं, करोड़ 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 3 4 5 बार लगा लेना तो आगे समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंसेस है बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जैसे 1/1 करोड़ था और 1/1 करोड़ 1 था, तो उसमें ऊपर जाके नीचे आएगा या फिर नीचे जाके ऊपर आएगा, जो भी हो रहा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन हाइट 1 या -1 अचीव कर रहा होगा। समझ में आएगा? ऐसे ही आगे चलता जाएगा, यानी वो दिख रहा है कि ऊपर नीचे तो जाएगा और नीचे ये डिस्टेंसेस कम 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 होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जाके ऐसा फील देगा कि द फंक्शन इज oscillating in the neighborhood of x equal to 0. The function is oscillating in the neighborhood of x equal to 0. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गया? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि here limit oscillates between two finite values. Here limit oscillates between two finite values. तो इस तरीके से हम ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं और यहां जाकर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है भैया? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आगे हम लोग होमवर्क पे चल रहे हैं, सही है क्या? हम लोगों ने याद, मेरे को ऐसा है कि हम लोगों ने शायद ये एक्सरसाइजेस कर लिए थे, क्या बोलते हो? एक्सरसाइज 2 3 4 5 6 भी शायद हो ही गया था। अब हम लोग कंटिन्यूटी में आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 do yourself 1 2 3 4 exercise 1 question number 1 2 question number 20
क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक।